हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीएस एजुकेशनल प्लेस पर। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं BHDL 1138 हिंदी साहित्य विविध विधाएं। इस पुस्तक का नाम है और इसका हम जो है खंड 2 पढ़ेंगे। खंड 2 हम पढ़ेंगे। खंड 1 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। खंड 1 की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। खंड 1 कंप्लीट इकाई 6 तक थी, उसमें इकाई 6 तक हमने कंप्लीट जो है कर दी है। खंड 1 की पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। अब हम पढ़ेंगे खंड 2। खंड 2 में हम इकाई 7 से शुरू करेंगे। इकाई 7 जो है हमारी डायरी है। डायरी नामक विधा के बारे में हम पढ़ेंगे। ये इकाई 7 पूरी डायरी के ऊपर रहेगी। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इकाई 7 डायरी हिंदी साहित्य विविध विधाएं हम पढ़ेंगे। यहाँ पर खंड का परिचय दिया गया है और ये रही हमारी डायरी। मोहन राकेश की डायरी इसमें जो है बताई गई है। डायरी एक साहित्यिक विधा। सबसे पहले हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद डायरी और अन्य विधाओं में अंतर क्या है, जैसे डायरी और आत्मकथा में क्या अंतर है, डायरी और संस्मरण में क्या अंतर है, डायरी और यात्रा वृत्तांत में क्या अंतर है, हम ये पढ़ेंगे। और यहाँ पर मोहन राकेश डायरी का पठन और डायरी का सार दिया गया है, ये हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। हम डायरी की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे और भाषा शैली देखेंगे। ये कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा प्रस्तावना देख लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हम इस इकाई में पढ़ने क्या वाले हैं। पहले खंड में आपने साहित्य की विविध विधाओं का अध्ययन किया। इस खंड में हम कुछ और साहित्यिक विधाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस खंड की पहली इकाई और पाठ्यक्रम की 7वीं इकाई में आप डायरी नामक विधा का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हमने मोहन राकेश की डायरी का चयन किया है। इकाई में आप पाठ के निर्धारित अंश को भी पढ़ेंगे। डायरी लिखना कई लोगों की आदत होती है। समाज को तरह तरह से प्रभावित करने वाले लोग जब डायरी लिखते हैं तो उनको पढ़ने से हमें नई दृष्टि मिलती है। मोहन राकेश नई कहानी दौर के प्रमुख कथाकार हैं और अपने कहानियाँ, उपन्यास और नाटक लिखे हैं। आषाढ़ का एक आधे अधूरे नाटक साहित्य को रंगमंच दोनों दृष्टियों से कालजयी कृतियाँ मानी जाती हैं। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास की गणना भी हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यासों में की जाती है। मोहन राकेश द्वारा लिखी गई डायरी उनकी असामयिक मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। इस डायरी को पढ़ने से मोहन राकेश के व्यक्तित्व के कई अनजाने पहलू उजागर हुए। एक लेखक और एक व्यक्ति के रूप में उनका आत्मसंघर्ष का चित्र पाठकों के सामने उपस्थित हुआ। वैसे तो यह पूरी डायरी ही पठनीय है, लेकिन यह हम उसमें से बहुत छोटा अंश पाठ के रूप में शामिल कर रहे हैं। इस इकाई में हम आपको डायरी विधा के बारे में बताएंगे, उनके महत्व और उसकी विशेषताओं का उल्लेख करेंगे ताकि आप यह समझ सकें कि डायरी एक साहित्यिक विधा कैसे है। इकाई में डायरी की तुलना हम संस्मरण, आत्मकथा और यात्रा वृत्तांत से भी करेंगे। ये विधाएं डायरी के काफ़ी निकट है क्योंकि इन सभी में व्यक्ति अपने अनुभवों के बारे में लिखता है, लेकिन इन विधाओं में अंतर भी है जिन्हें जानना भी जरूरी है। इकाई में हमने मोहन राकेश की डायरी के दिए गए अंश पर भी विचार किया है और उसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है। साथ ही हमने डायरी लेखन की उपयोगिता को भी रेखांकित किया है। तो ये थी प्रस्तावना। अब हम चलते हैं डायरी एक साहित्यिक विधा के रूप में। डायरी गद्य साहित्य की एक विशेष विधा है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है। वह अपने आप से संप्रेषण की स्थिति में होता है। वह स्वयं ही लेखक होता है और स्वयं ही पाठक होता है। उसमें उसके नितांत निजी अनुभव प्रकट होते हैं। तो डायरी की एक जो खास विशेषता है उसमें ये है कि डायरी में जो लिखता है, जो लेखक होता है, वही पाठक होता है। डायरी को सभी विधाओं से एक बात जो अलग करती है वो यही है कि डायरी में पाठक और लेखक एक ही व्यक्ति होते हैं। सभी विधाओं में लेखक अलग होता है, पाठक वर्ग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर जो है डायरी में लेखक और पाठक एक ही व्यक्ति होता है। और यही एक बात है जो डायरी को अन्य विधाओं से अलग करती है। आगे चलते हैं। आधुनिक काल में गद्य की अनेक विधाओं और विकास हुआ।
इन विधाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, कथात्मक गद्य विधाएं और कथेतर गद्य विधाएं। तो गद्य विधाओं का विकास हुआ और दो प्रकार की गद्य विधाएं मौजूद हैं इस समय। एक है कथात्मक गद्य विधाएं और दूसरी है कथेतर गद्य विधाएं। कहानी, उपन्यास, नाटक आदि कथात्मक गद्य विधाएं हैं। इनके मूल में कथानक होता है, पूरी विधा उस कथानक के इर्द गिर्द घूमती है। आमतौर से ये विधाएं कल्पना से निर्मित होती हैं। तो कथात्मक गद्य विधाएं कौन सी हैं? कहानी कथात्मक गद्य विधा है, उपन्यास भी कथात्मक गद्य विधा है और नाटक भी कथात्मक गद्य विधा के अंतर्गत आता है। इन विधाओं में जो है एक कथानक होता है और पूरी जो विधा है उस कथानक के इर्द गिर्द घूमती है। आमतौर से ये विधाएं कल्पना से निर्मित होती हैं। लेखक अपने अनुभव संसार में रहते हुए इनकी कल्पना करता है और उसी के सहारे इन्हें लिखता है। आधुनिक काल में कुछ ऐसी गद्य विधाएं विकसित हुई हैं जिनकी रचना का आधार कल्पना नहीं वरना वास्तविक अनुभव होते हैं। लेखक वास्तविक तथ्यात्मक घटना का वर्णन करता है, तब भी इनमें साहित्यिक सौंदर्य अभिव्यक्त हो जाता है। डायरी, पत्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज आदि विधाएं कथेतर गद्य विधाएं कहलाती हैं। तो आधुनिक काल में कुछ ऐसी विधाओं का विकास हुआ है जो कल्पना पर आधारित न होकर वास्तविक घटनाओं पर आधारित होती हैं और वे विधाएं हैं पत्र, डायरी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत और आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज। ये वो विधाएं हैं जो कल्पना पर आधारित न होकर जो है वास्तविक घटनाओं, जीवन की वास्तविक घटनाओं पर आधारित होती हैं और इन्हें हम कथेतर गद्य विधाएं बोलते हैं। इनमें वर्णित की गई घटनाएं लेखक की कल्पना की उपज नहीं होती वरन उसके जीवन में सचमुच घटित हुई होती हैं और तब भी उनमें साहित्यिक सौंदर्य हो सकता है। डायरी कोई भी लिख सकता है। डायरी लिखने का मतलब है अपने रोजमर्रा के अनुभवों को लिपिबद्ध करना। डायरी को रोजनामचा भी कहा जाता है जिसका मतलब है रोज यानी प्रत्येक दिन की घटनाओं का लेखा जोखा। डायरी को रोजनामचा कहा जाता है जिसका मतलब होगा प्रत्येक दिन की घटनाओं का लेखा जोखा। लेकिन यह कोई अनिवार्य शर्त नहीं है कि व्यक्ति रोजाना डायरी लिखे ही। इनमें दिनों, सप्ताहों और कई बार महीनों का अंतराल भी हो सकता है। यह बताया गया है कि डायरी के लिए कोई अनिवार्य शर्त नहीं है कि आप हर रोज डायरी लिखें। उसमें सब दिनों का, सप्ताह और महीनों तक का भी अंतराल आ सकता है। डायरी व्यक्ति प्रकाशन के लिए नहीं लिखता। यह और बात है कि बाद में डायरी का प्रकाशन हो, लेकिन डायरी एक नितांत निजी लेखन है। व्यक्ति अपने जीवन की निजी बातों को डायरी में लिखता है। जो बातें वो किसी और को नहीं कह सकता, नहीं बता सकता, वो बातें व्यक्ति जो है डायरी में लिखता है। तो ये निजी लेखन है। जब व्यक्ति डायरी लिख रहा है तब यही सोचता है कि यह लिखना सिर्फ उसके अपने लिए है। यहाँ आपके मन में यह सवाल पैदा हो सकता है कि व्यक्ति स्वयं अपने लिए क्यों लिखता है? क्या डायरी लिखना स्वाद सुखाया लेखन है? डायरी लेखन आत्मलोकन का एक तरीका है। डायरी में व्यक्ति महज घटना और अनुभव का वर्णन नहीं करता, वह उनके माध्यम से आत्मविश्लेषण करता है। वह उनसे अपने लिए सबक लेता है। डायरी का जो लेखन है लेखक सिर्फ अपने लिए करता है, इसलिए वह डायरी में अपने और दूसरों के बारे में ज़्यादा बेबाकी और निर्ममता से लिख सकता है। आमतौर पर डायरी लिखने वाले से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसमें सब कुछ ईमानदारी से लिखेगा। ईमानदारी से लिखना डायरी की बुनियादी शर्त है। इसके लिए लेखक में आत्मबल का होना जरूरी है। यदि डायरी लिखते हुए भी व्यक्ति सत्य पर आवरण डालने की कोशिश करता है तो डायरी लिखने का उद्देश्य ही परास्त हो जाता है। तो डायरी लिखने की जो पहली बुनियादी शर्त है वो ईमानदारी है। लेखक को, जो डायरी का लेखक है, उसे ईमानदारी से अपने जीवन की जो घटनाएं हैं वो डायरी में लिखनी होती हैं और उसके लिए लेखक के पास आत्मबल का होना अति आवश्यक है। तभी डायरी लिखने का उद्देश्य जो है सही मायने में डायरी लिखने का उद्देश्य पूरा होगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो डायरी लिखने का उद्देश्य परास्त हो जाता है। उसका कोई भी जो है प्रयोग या उसका जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो पाता। सत्य लिखने के साहस का यह मतलब नहीं है कि डायरी में जो कुछ लिखा जाता है वह सही होता है। सही और गलत का संबंध सत्य और असत्य सदैव हो यह जरूरी नहीं है। डायरी में बातें लेखक अपनी दृष्टि के अनुसार ही लिखता है और यह उसकी दृष्टि अनुभव के विश्लेषण में पूरी ईमानदारी से व्यक्त हो रही होती है। इसलिए डायरी उस लेखक के दृष्टिकोण को समझने में सबसे ज़्यादा मददगार हो सकती है। डायरी लेखन में यह प्रश्न भी उपस्थित होता है कि कौन सी बातें डायरी में लिखी जानी चाहिए और कौन सी नहीं। वैसे तो इसका फैसला लेखक स्वयं करता है, लेकिन आमतौर पर उन घटनाओं और अनुभवों को डायरी में लिखने के लिए लेखक चुनता है जिन्हें वह अपने लिए महत्वपूर्ण समझता है।
यह कोई साधारण या सा अनुभव भी हो सकता है, लेकिन उस साधारण से अनुभव में लेखक संभव है किसी गहरे सत्य का आलोक देख रहा हो। इसलिए डायरी में घटना या अनुभव महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होती है लेखक की अंतर्दृष्टि, जिसके माध्यम से वह घटना या अनुभव डायरी में दर्ज होता है। तो डायरी में घटना या अनुभव महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि लेखक की अंतर्दृष्टि महत्वपूर्ण होती है, जिसके माध्यम से वह घटना या अनुभव में कोई देखता है कि वो घटना या अनुभव लेखक के लिए कैसे साधारण से। डायरी निजी लेखन है और वह प्रकाशन के लिए नहीं होता, इसलिए उसमें शिल्प का उतना महत्व नज़र नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है। एक रचनाकार के लिए तो डायरी का लेखन भी रचनात्मक चुनौती के रूप में उपस्थित होता है, कथ्य की दृष्टि से भी और शिल्प की दृष्टि से भी। डायरी के लेखन की सबसे बड़ी शक्ति यह होती है कि उसमें लेखक अपनी बात को मन चाहे ढंग से रख सकता है, लेकिन सत्य से बंधा होने के कारण उसे बंध कर भी रहना पड़ता है। वह सत्य को उजागर करने के लिए भाषा में निहित संभावनाओं का पूरा उपयोग करता है, अपनी बात और अपने भाव तथा विचारों के अनुसार भाषा और शैली को ढाल सकता है। ऐसा करते हुए उसे अपनी रचनात्मक अक्षमता का अत्यंत सावधानी से उपयोग करना होता है। अंत में डायरी के बारे में यह भी समझना जरूरी है कि कोई भी पाठक किसी भी लेखक की डायरी को शिल्प की उत्कृष्टता के लिए नहीं पढ़ता, वह उसमें लेखक के उस रूप को खोजना चाहता है जो अब तक उससे छुपा रहा है। लेखक के व्यक्तित्व का यह प्रकाशन भी डायरी में भाषा के माध्यम से होता है, इसलिए डायरी में भाषा के रचनात्मक उपयोग का केंद्रीय महत्व है। अब आ गए हम डायरी और अन्य विधाएं। इसमें हम देखेंगे कि डायरी और जो अन्य विधाएं हैं, जैसे आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, पत्र, रिपोर्टाज, इनमें क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं, ये हम देखेंगे। चलिए, कथेतर गद्य विधाओं का तुलनात्मक अध्ययन हमें डायरी को समझने में सहायता प्रदान करेगा, इसलिए हम डायरी और अन्य समान विधाओं की तुलना करेंगे। डायरी, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत और पत्र, इन सभी गद्य विधाओं में लेखक के वास्तविक अनुभव और उसके जीवन की तथ्यात्मक घटनाओं का वर्णन मिलता है। इन सभी विधाओं के केंद्र में लेखक का स्वयं का जीवन होता है। इन सभी विधाओं में तथ्यात्मक सूचनाओं का संप्रेषण होता है, लेकिन यह लेखक का उद्देश्य नहीं होता। यदि उसने मात्र सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए इन विधाओं का उपयोग किया है तो उनकी व्यवहारिक उपयोगिता तो रह सकती है, परंतु साहित्यिक या कलात्मक उपयोगिता नहीं रहती। ऐसा किसी सामग्री को हम साहित्यिक रचना की श्रेणी में नहीं रखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डायरी और आत्मकथा में क्या अंतर है और क्या असमानताएं हैं, क्या समानताएं हैं, ये हम देखेंगे डायरी और आत्मकथा के बीच। डायरी आत्मकथा का ही एक रूप है। आत्मकथा में भी लेखक अपने जीवन की कहानी कहता है और डायरी के पन्नों में भी लेखक अपने बारे में लिखता है। तो डायरी आत्मकथा का ही एक रूप है। एक बात यह है कि आत्मकथा में भी लेखक अपने जीवन के बारे में लिखता है और डायरी में भी लेखक अपने जीवन के बारे में ही लिखता है। जब आत्मकथा का लेखक अपने जीवन की कहानी दूसरों को सुनाना चाहता है तो उसका श्रोता या पाठक उससे अलग होता है, उसका उद्देश्य होता है। अच्छी आत्मकथा आत्म साक्षात्कार का एक रूप होती है, लेकिन वह इसके लिए आत्मकथा नहीं लिखता। उसके जीवन में कुछ ऐसा है जिसे वह दूसरों को सुनाना चाहता है और यही कामना उसे आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए वह हर आत्मकथा एक अंतर्निहित उद्देश्य होता है, वह पूरी रचना उस उद्देश्य से बंधी हुई चलती है। तो आत्मकथा जो है, यहाँ पर आत्मकथा में एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य ये है कि लेखक अपने जीवन की घटनाओं को, अपने जीवन में जो घटनाएं घटी हैं लेखक के, उसको दूसरों को सुनाना चाहता है और एक उद्देश्य होता है उसका कि वो अपने सभी जीवन की सभी घटनाओं को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना चाहता है, पाठक वर्ग के सामने रखना चाहता है। उसका एक उद्देश्य होता है और वो इस उद्देश्य से बनकर आत्मकथा लिखता है। तो आत्मकथा का यहाँ पर जो है एक उद्देश्य रहता है, आप इसे याद रखिए। आगे चलते हैं। डायरी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। डायरी अपने शुद्ध रूप में स्वयं को संबोधित रचना है। उसका लेखक ही उसका पाठक होता है। दो अंतर हैं। पहला ये कि आत्मकथा जो है उसका उद्देश्य रहेगा और आत्मकथा का लेखक कोई और है, पाठक कोई और है। लेकिन डायरी का ना तो कोई उद्देश्य रहता और डायरी स्वयं को संबोधित होती है और डायरी में पाठक और लेखक एक ही होता है। वह आत्म साक्षात्कार का शुद्ध रूप है। उसे किसी अन्य को कुछ नहीं सुनाना, उसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं होता। अपने आप से संवाद ही उसका उद्देश्य होता है। इसलिए डायरी में कई संकेत अनकहे रह जाते हैं, कई बड़े प्रकरण संकेत में सिमट कर रह जाते हैं, जबकि आत्मकथा में लेखक उस पूरे प्रकरण को विस्तार से पृष्ठभूमि सहित लिखता है। आत्मकथा प्रकाशित होने के लिए लिखी जाती है, जबकि डायरी प्रकाशित होने के लिए नहीं लिखी जाती। दूसरा सबसे बड़ा अंतर यह है कि आत्मकथा प्रकाशित होने के लिए लिखी जाती है, लेकिन डायरी कभी भी प्रकाशित होने के लिए नहीं लिखी जाती। ये अलग बात है कि बाद में महान व्यक्तियों की, महान लेखकों की डायरियों को प्रकाशित किया गया। इसलिए आत्मकथा में लेखक तथ्यों और घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर अपने हित में या अपनी दृष्टि से प्रस्तुत कर सकता है। उसे आत्म औचित्य की स्थापना करने की भी चिंता होती है। डायरी लेखक के सामने यह मजबूरी नहीं होती, उसे अपने आप से छल करने की कोई जरूरत नहीं होती। वह तो वास्तविक तथ्यों का भोगता है। वह स्वयं को
वह सत्य को जानता है, इसलिए वह अपनी तरफ से उसमें कोई असत्यता प्रकट नहीं करता, अपनी गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार करता चलता है। आत्मकथा लेखक अपनी गलतियों के लिए कुछ बाह्य कारण ढूंढकर उन्हें मानवीय कमजोरी के रूप में प्रस्तुत करके पाठक की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता है। आत्मकथा लेखक अपनी पैरवी करता है, डायरी का लेखक अपने आप से जिरह करता है। वह स्वयं के विरुद्ध फैसला करता जाता है। डायरी लेखक उसी समय या उस दिन या दिन भरी घटनाओं का लेखा जोखा डायरी में करता है। यही डायरी की विषय वस्तु एक दिन की होती है, जबकि आत्मकथा में लेखक अपने संपूर्ण जीवन का पुनर्वलोकन करता है। दूसरा सबसे बड़ा अंतर यह है कि डायरी में जो लिखा गया है वो एक दिन का लेखा जोखा है, एक दिन की कथा होती है, लेकिन आत्मकथा में लेखक अपने संपूर्ण जीवन का के बारे में लिखता है, संपूर्ण जीवन का पुनर्वलोकन करता है। आत्मकथा लिखने का निर्णय लगभग मंजिल के पास पहुंचने पर किया जाता है। जीवन में किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंचने के बाद उसमें आत्माभिव्यक्ति की भावना का उदय होता है। जीवन के अनुभव के बारे में लेखक की राय स्पष्ट होती है। वह जब पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता है तो उसका सारा जीवन स्मृति में आ जाता है। इसलिए आत्मकथा स्मृति पर निर्भर रचना है। स्मृति आधारित होने के कारण अनेक तथ्य और घटनाएं भी स्मृति में चली जाती हैं। समय के अंतराल में कुछ बातों को हम भूल जाते हैं, कुछ बातें हमें महत्वहीन लगने लगती हैं। वे सब चीज़ें आत्मकथा में छूट जाती हैं, उन सब का एक सम्मिलित प्रभाव याद रहता है। उस प्रभाव के माध्यम से लेखक उन महत्वपूर्ण अक्षरों की पुनर्रचना करने की कोशिश करता है। जिस अक्षर हम उन अनुभवों से गुजर रहे होते हैं, उस अक्षर हम क्या सोच रहे होते हैं, यह डायरी का कथ्य है। उन अक्षरों के बीत जाने के बाद नए अनुभवों के लोक में अब हम क्या सोचते हैं, यह आत्मकथा का कथ्य है। तो यह कथ्य पर बात की गई है कि जिस अक्षर हम उन अनुभवों से गुजर रहे होते हैं, उस अक्षर हम क्या सोच रहे होते हैं, यह डायरी का कथ्य है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप किसी घटना से गुजर रहे हैं, मान लीजिए आप आज पूरे दिन में आपने जो आपके साथ जो घटनाएं घटी है, तो जिस समय वो घटनाएं घटी हैं उस समय आप क्या सोच रहे थे, वो आपके डायरी का कथ्य हुआ। और ये आपका डायरी का कथ्य हुआ, लेकिन उन आत्मकथा में क्या होता है, आपके पूरे जीवन में जो घटनाएं घटी हैं और उन घटनाओं के घट जाने के बाद आपको उन घटनाओं से जो अनुभव हुआ, जो सीख मिली है, वो आत्मकथा का कथ्य है। यहाँ पर ये बताया गया है। आगे चलते हैं। डायरी में तत्कालिक प्रतिक्रिया होती है। ऐसी बातें हो सकती हैं जिन्हें आगे चलकर स्वयं लेखक ही नकार दे। हाँ, ऐसा हो सकता है। मान लीजिए आज आपने डायरी लिखी है, आज आपके लिए कोई एक बात यहाँ पर सही है, आपको अनुभव होगा, जैसे जैसे आपको अनुभव होगा आपकी सोचने विचारने शक्ति बढ़ेगी, तो आप हो सकता है कि महीने बाद आप उसी बात को असत्य दोहरा दें, उसको असत्य जो आपके लिए पहले बात सत्य थी वो असत्य हो सकती है, बाद में आप उसे नकार सकते हैं। क्योंकि डायरी जो है दिन प्रतिदिन लेखक जैसे जैसे उसकी सोचने विचारने की शक्ति बढ़ती जाती है, जैसे उसके अनुभव बढ़ते जाते हैं, तो लेखक उसमें अपने सोचने विचार करने की शक्ति में सुधार होता रहता है, तो वो अपने तथ्यों को नकार सकता है। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आगे चलते हैं। डायरी के लेखन में एक निरंतरता होती है। इस निरंतरता के कारण डायरी के कथ्य में अंतर विरोध हो सकता है। डायरी लेखन के दौरान लेखक विकसित होता रहता है, उसके विचार, वह पुराने विचारों को त्याग कर नए विचार ग्रहण करता है। यह वैचारिक यात्रा लेखक को समझने में सहायक होती है। आत्मकथा में जो लेखक अपने अंतिम निष्कर्ष देता है वे उसके प्रतिनिधि विचार होते हैं, इसलिए डायरी में व्यक्त विचारों को हम लेखक की अंतिम प्रमाणिक या प्रतिनिधि राय नहीं मान सकते। डायरी और संस्मरण के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें क्या समानताएं हैं, क्या असमानता है डायरी और संस्मरण में। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को कुछ बताना चाहता है, तब वह संस्मरण लेखन की विधा को अपनाता है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को बताना चाहता है, मान लीजिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, मान लीजिए मैं मोहन राकेश जी के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, तो यह जो जिस विधा का हम यहाँ प्रयोग करेंगे, जिस विधा का मैं प्रयोग करूँगा आपको ये बताने के लिए मोहन राकेश जी के बारे में, उसे हम संस्मरण कहेंगे। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आगे चलते हैं। डायरी में लेखक और पाठक एक ही व्यक्ति होता है, वह अपने लिए लिखता है, जबकि संस्मरण कोई पाठक होता है। लेखक अपने चरित्र किसी अन्य व्यक्ति को कुछ कहना चाहता है। इस तरह पर संस्मरण आत्मकथा के करीब होता है। संस्मरण उद्देश्य होता है, प्रायः सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन के बारे में कुछ नई बातें कहना चाहता है। संस्मरण का नायक सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लोकप्रिय व्यक्ति होता है। आमतौर पर अति सामान्य व्यक्ति का संस्मरण नहीं लिखा जाता, लेकिन ऐसा अनिवार्य भी नहीं है। हाँ, वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिससे तीसरा व्यक्ति भी जानना
चाह सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रेमचंद, अल्बर्ट आइंस्टाइन, बिरजू महाराज जैसे लोगों पर अनेक संस्मरण मिल सकते हैं। पाठक इनको जानता है, वह इनके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता है, इसलिए सामान्य आदमी भी इनके बारे में अपने संस्मरण सुना सकता है। संस्मरण में लेखक संस्मरण जिस व्यक्ति के बारे में है और पाठक, ये 3 बिंदु होते हैं। डायरी में लेखक ही पाठक होता है। लेखक अपने बारे में डायरी लिख सकता है। इस तरह यह संभव है कि डायरी का विषय भी लेखक स्वयं हो सकता है। पाठक और लेखक तो वह होता ही है। संस्मरण लेखक से इतर किसी व्यक्ति का होना आवश्यक है। सिर्फ अपने बारे में कही गई बातें संस्मरण की श्रेणी में नहीं आती। संस्मरण का विषय होना अनिवार्य है। संस्मरण में भी आत्म व्यक्ति की संभावना होती है। लेखक अपने बारे में बीच बीच में कुछ कुछ बातें कहता जाता है। दरअसल संस्मरण का विषय 2 व्यक्तियों का साझा अनुभव होता है। लेखक और विषय जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं उसका वर्णन संस्मरण का कथ्य होता है। संस्मरण का कथ्य क्या होगा? लेखक और विषय, विषय मतलब नायक, संस्मरण का नायक है जिसके बारे में संस्मरण लिखा जा रहा है, और लेखक जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं वह संस्मरण का कथ्य कहलाता है। लेखक अपने बारे में जो भी कहता है उसका संबंध प्रस्तुत व्यक्ति से कुछ न कुछ होना चाहिए। इसी तरह प्रस्तुत व्यक्ति का कुछ न कुछ संबंध लेखक से होना चाहिए। जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते उसका संस्मरण लिखने का आपको अधिकार नहीं। इसी तरह उस व्यक्ति के बारे में आप वही बातें लिख सकते हैं जिनको आपने स्वयं देखा और महसूस किया है। आप सुनी सुनाई बातों का सकते सुनी सुनाई बातों को आप संस्मरण के द्वारा उस व्यक्ति के बारे में अपनी गवाही देते हैं। समाज में पूर्व प्रचलित बातों को पुष्ट करते हुए भी आप संस्मरण लिख सकते हैं, या उस व्यक्ति के बारे में आप नई बातें भी कह सकते हैं। आपका संस्मरण ऐसा तो होना ही चाहिए जैसा कोई और नहीं लिख सकता। आपकी डायरी आप ही लिख सकते हैं, इसी तरह आपके संस्मरण भी आप ही लिख सकते हैं, कोई दूसरा नहीं लिख सकता। यानी जितना संस्मरण और डायरी की अपनी विशेषता है। संस्मरण में आप कोई गोपनीय रहस्य उद्घाटित करें ऐसा आवश्यक नहीं। संस्मरण प्रकाशन के लिए लिखा जाता है, इसलिए इसमें लेखक आत्मोचित्य का ध्यान रख सकता है। किसी मार्मिक प्रकरण में अपनी भूमिका के लिए सफाई दे सकता है। इस दृष्टि संस्मरण डायरी से दूर तो आत्मकथा के करीब पहुंच जाता है। संस्मरण भी आत्मकथा की तरह स्मृति से लिखा जाता है। इसमें भी कुछ बातें छूट जाती हैं, कुछ बातों को गैर जरूरी मानकर लेखक छोड़ देता है। प्रासंगिक दृष्टि से मूल्यवान बातों को वह कहता है, इसलिए उसमें भी अतीत और वर्तमान दोनों काल उपस्थित रहते हैं। लेखक नए जीवन के आलोक में प्राचीन घटनाओं का पुनः स्मरण करता है, तभी तो वह संस्मरण है। इसके लिए वह डायरी का सहारा ले सकता है, परंतु उसका कथ्य डायरी से अलग हट जाता है। डायरी का लेखक भी अपनी डायरी में संस्मरण का उपयोग कर सकता है, परंतु उसके कथ्य का उद्देश्य अलग होता है। अब हम पढ़ेंगे डायरी और यात्रा वृत्तांत के बीच जो समानताएं और असमानताएं हैं वो पढ़ेंगे। यात्रा वृत्तांत में लेखक किसी स्थान विशेष का वर्णन सुनाता है। जाहिर है कि ऐसा वर्णन उन स्थानों का होता है जहां लेखक स्वयं गया है और जिन्हें लेखक पसंद करता है। सुनी सुनाई बातों के आधार पर यात्रा वृत्तांत लिखना संभव नहीं है। यात्रा वृत्तांत में उस स्थान विशेष का संपूर्ण विवरण देना आवश्यक नहीं है। यदि आप उस स्थान विशेष पर जाएं तो किस होटल में रुके, किस स्थान चप्पल खरीदे, कहाँ पान खाया आदि बातें यात्रा वृत्तांत में आए आवश्यक नहीं है। एक अच्छे यात्रा वृत्तांत में तथ्य और कल्पना का मिश्रण होना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी शहर में पुराना किला या घंटाघर बना हुआ है, यह तथ्य है। लेकिन यदि यात्रा वृत्तांत लिखेगा तो उसमें इसका उल्लेख होगा। यह उल्लेख पर्यटक निर्देशिका में भी होगा। दोनों तरह की पुस्तकों में वहाँ की चहल पहल, आवाजाही, दुकानदार, ग्राहकों के व्यवहार, मौसम आदि का जिक्र होगा। अब उस घंटाघर या पुराने किले को देखकर लेखक के मन में जो भावनाएं जागृत होंगी या लेखक की कल्पना सक्रिय होगी, उन सब का वर्णन पर्यटक निर्देशिका में नहीं होगा। यह कल्पनाशीलता और भावुकता यात्रा वृत्तांत की अपनी विशेषता है, और इसी कारण यात्रा वृत्तांत को हम सृजनात्मक साहित्य की श्रेणी में गिनते हैं। तब पर्यटक निर्देशिका को लेखक को व्यवसायिक लेखक मानते हैं। यात्रा वृत्तांत को डायरी के रूप में लिखा जा सकता है और संस्मरण के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसको इस रूप में समझा जा सकता है कि डायरी का लेखन उसी दिन होता है। उस एक दिन यदि आप किसी विशेष स्थान पर गए हैं तो उसमें आप उसका वर्णन लिख सकते हैं। डायरी का यह हिस्सा यात्रा वृत्तांत का एक रूप हो सकता है। यह भी हो सकता है कि आप अपनी यात्रा संपन्न करने के बाद उसका वर्णन करने बैठें। जाहिर है कि ऐसा आप स्मृति के आधार पर करेंगे। भले ही यात्रा वृत्तांत डायरी की तरह उसी दिन लिखें या ना लिखें, परंतु उसे उसी दौरान लिख लिया जाता है जब तक कि यात्रा का अनुभव आपको याद हो। फिर यात्रा के 10-15 दिनों के भीतर उसे लिख लिया जाता है। इस तरह यह सजीव स्मृति का लेखन है। यात्रा वृत्तांत का एक लक्ष्यभूत पाठक होता है। यह पाठक डायरी के पाठक से भिन्न होता है। जहाँ रचना किशोर व्यक्ति को संबोधित होती है वहाँ लेखन में औपचारिकता आ जाती है। आप ठीक से वाक्य बनाते हैं, पूरी बात भूमिका निभाते हैं, अस्पष्टता से बचते हैं, प्रत्येक संकेत को समझाने की कोशिश करते हैं, लिखते हुए संप्रेषण के नियमों का ध्यान में रखते हैं। यह रचना कौशल डायरी से उसको अलग करते हैं। यात्रा वृत्तांत का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आमतौर पर किसी स्थान विशेष के सौंदर्य से या वहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक जिंदगी से प्रेरित होकर ही लेखक यात्रा करता है। वह चाहता है कि पाठक भी उस अनुभव के साझेदार बने। उसकी भीतरी आकांक्षा होती है कि आप उस स्थान विशेष पर जाएं,
तो उसे उस लेखक की दृष्टि से भी एक बार देखें। वह पाठक के साथ संप्रेषण की स्थिति में आज आना चाहता है। हिंदी में अज्ञेय और निर्मल वर्मा ने बहुत उत्कृष्ट छात्रदान लिखे हैं। जब भी अवसर मिले आपको उनका अध्ययन करना चाहिए। मोहन राकेश की डायरी का पठन यहाँ पर दिया गया है, हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ लीजिएगा बाद में। हम इसमें नहीं पढ़ेंगे इसको, डायरी का सार भी हम इसमें नहीं देखेंगे। हम डायरी की प्रमुख विशेषताओं पर आ जाते हैं। 2 दिन की इस डायरी में लेखक ने अपने अकेलेपन की पीड़ा या भावनात्मक रिक्तता का वर्णन किया। यदि इसे रचना के रूप में देखें तो हम पाएंगे कि इसमें तथ्यों का नितांत अभाव है। डायरी का उद्देश्य हम जान सकते हैं, परंतु उससे हमें कोई खास जानकारी मिलती हो सो बात नहीं है। तथ्य नहीं है, तथ्यों के संकेत हैं जिन्हें लेखक जानता है, उसे पता है उन तथ्यों के प्रति मानसिक प्रतिक्रियाएं लेखक ने व्यक्त की हैं। यदि उन्हें वह नहीं लिखता तो स्वयं ही भूल जाता है, इसलिए एक संकेत सूचक वाक्य लिखकर आगे बढ़ गया। जिससे इस सब की आशा की थी उसने, तो उस दिन रेखा खींच दी। इस वाक्य का संपूर्ण अर्थ लेखक जानता है, हम नहीं जानते। लेखक ने हमें इस वाक्य का अर्थ नहीं समझाया, क्योंकि लेखक ने हमारे लिए अर्थात पाठक के लिए इस डायरी को लिखा ही नहीं। उसने तो अपने लिए लिखा था और इस संकेत को वह कभी भी समझ सकता है। यह डायरी के लेखन की अपनी विशेषता है। यदि लेखक संस्मरण या वृत्तांत या आत्मकथा लिखता तो इस प्रकरण पर अवश्य प्रकाश डालता। डायरी में वर्णित इन मानसिक प्रतिक्रियाओं से हमारे सामने लेखक के रूप में एक ऐसे भावुक व्यक्ति की तस्वीर उभरती है जो रिश्तों की ऊष्मा में जीना चाहता है, रिश्तों पर निर्भर रहना चाहता है। वह चाहता है किसी का हाथ चाय की प्याली ला कर दे। आत्मीयता की कामना और उसके अभाव की पीड़ा एक ऐसा दर्द है जिसे किसी दुनियादार आदमी को नहीं समझाया जा सकता। दूसरे लेखक स्वयं भी जानता है कि इस दर्द का इलाज संभव नहीं, इसे सहना ही है। फिर काम करें और थक जाएं और सो जाएं, परंतु दर्द की सीमा यहाँ तक है कि नींद आती है, थकान दूर नहीं होती। दर्द की दवा की निरर्थकता का एहसास ही लेखक को डायरी जैसे निजी और आत्मलेखन की तरफ ले जाता है। 2 दिनों की इस डायरी में निरंतरता है। जो दर्द पहले दिन की डायरी में है वही दूसरे दिन भी मौजूद है। इस दिन वीणा को पत्र लिखा गया है, इस पत्र में भी वही आत्म साक्षात्कार है। अपना ही उतावलापन, अस्थिरता, दिवास्वपन और आकांक्षा है। लेखक एक ऐसी भावना को अपने आसपास देखना चाहता है जो मेरे तकिए के पीछे आ खड़ी होगी और मेरे बालों को सहला देगी। जाहिर है कि यह दिवास्वपन दैनिक जीवन में अनेक कष्टों को न्योता देगा। ये पीड़ाएं डायरी के इन अंशों में मौजूद है। आत्म साक्षात्कार के रूप में लिखी गई इस डायरी में किसी प्रकार की भूमिका नहीं, लेखक किसी अन्याय को संबोधित नहीं करता, इसलिए इसमें औपचारिक लेखन की दृष्टि से अनेक कमियां दिखाई देंगी। लेकिन इस एक दिन लेखक क्या महसूस करता रहता है इसकी तस्वीर उस दिन डायरी में पूरी तरह से उपलब्ध है। और यही इस डायरी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस रूप में यह किसी भी डायरी की उपलब्धि हो सकती है। डायरी आत्म साक्षात्कार की विधा है, इसमें व्यक्ति अपने आप से संवाद करता है। मोहन राकेश की इस डायरी के अंश में 2 दिन की लेखक की मनुष्य का चित्रण है। इस मनुष्य का विशेष स्तंभ है। इस स्तंभ का खुलासा डायरी में नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव का चित्र अत्यंत प्रभावशाली रूप में डायरी में अंकित हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है डायरी की विशेषता दी गई थी। अब भाषा शैली देख लेते हैं हम। वैसे तो डायरी कई उद्देश्यों से प्रेरित होकर लिखी जा सकती है। उसमें रोज का हिसाब किताब दर्ज किया जा सकता है। हर रोज डायरी लेखक के जीवन में घटने वाली घटनाओं का वर्णन प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन ऐसी डायरी को साहित्यिक विधा नहीं माना जा सकता। वही डायरी साहित्य रचना दर्जा पा सकती है जिसमें डायरी लेखक की रचनात्मक ऊर्जा की अभिव्यक्ति हो। वहाँ घटना और भावों का वर्णन पर्याप्त नहीं है। इस दृष्टि देखने पर हम पाते हैं कि मोहन राकेश की डायरी में घटनाओं और भावों का वर्णन नहीं है। 26 जनवरी के दिन लिखी गई डायरी का आरंभ लेखक इस तरह करता है। हवा में वासंती स्पर्श है, समय अच्छा लगता है। ऐसे में अन्यास मन होता है कि हल्के हल्के स्वर में किसी से बात करें। इन 2 वाक्यों में लेखक ने डायरी लिखने के अक्षरों का वर्णन किया है, लेकिन यह वर्णन इस तरह से भी हो सकता था। वसंत की हवा चल रही है जो बहुत अच्छी लग रही है, किसी से बात करने का मन कर रहा है। बात कहने के इस ढंग की तुलना यदि मोहन राकेश के कथन से करें तो हमें उन्हें कथन की उत्कृष्टता का एहसास आसानी से हो जाएगा। इन पहले 2 वाक्यों में लेखक की मन स्थिति का आभास हो जाता है। समय अच्छा अच्छा लगता है में सिर्फ बाह्य स्थिति का वर्णन नहीं है, वरना लेखक की आंतरिक अनुभूति का संकेत भी है। हवा में वसंती स्पर्श है कहने से ही कथन में निहित सृजनात्मक स्पर्श का संकेत मिल जाता है। डायरी का लेखन प्रकाशन के लिए नहीं होता, लेकिन साहित्यिक डायरी में लेखक की भाषा का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। इस डायरी अंश में भी हम पाते हैं कि लेखक शब्दों का प्रयोग अत्यंत सहज होकर करता है। उसकी भाषा में भावात्मक तरलता का आभास हमें बराबर मिलता है। जनवरी की ठंड हवा का असर जो मन पर पड़ता है उसके अनुरूप भाषा लिखी गई है। लेखक की भाषा में आत्मीय शीतलता का सहज आवेग हर कहीं है। तो ये डायरी की भाषा शैली है जो आप थोड़ी रहती है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और इस तरह सारांश पर हम पहुंच गए हैं और ये इकाई 7 जो है हमारी पूरी हो चुकी है और इकाई 7 हमारी समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर इकाई 8 पत्र साहित्य आ गया है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। और हम इकाई 8 अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले की सभी इकाई हम पढ़ चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। चैनल पर जाकर आप उन वीडियो को भी देखिए। और आपको बताना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम जो हैं काफ़ी नज़दीक हैं, 2 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके पास बहुत ही कम समय है अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपने एग्ज़ाम में पास होइए, अच्छे नंबरों से अपने एग्ज़ाम को पास कीजिए। और हम भी आपके साथ ही बने रहेंगे 2 दिसंबर तक। अब आपका कोशिश यही रहेगी कि आपकी ये BHDLA 138 बुक और इसके साथ ही एक और बुक आपकी कंप्लीट की जाए और थोड़ा बहुत रिवीजन भी किया जाए इन 15 दिनों में, जो भी हमारे पास बचे हैं 15 दिन, 15 से भी कम दिन ही बचे हैं। तो इन दिनों में कोशिश रहेगी कि एक ये बुक तो कंप्लीट हो जाए और एक और इसके साथ एक और बुक कंप्लीट हो जाए और उसके साथ थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए इन दोनों बुकों का। ये हमारी कोशिश रहेगी। आपको वीडियो रेगुलर मिलती रहेंगी चैनल पर। बस आप हमारे साथ बने रहिए और अच्छे नंबरों से अपना एग्ज़ाम जो है पास कीजिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।